वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम बात करेंगे हमारे लेसन 11 यानी कि सावित्रीबाई फूले की। तो बच्चों, हमने वैसे तो लेसन 11 यानी एकादश पाठ का अभ्यास कर लिया था। तो आज हम बात करेंगे एकादश पाठ के अनुवाद की, जो कि आपको संस्कृत की बुक में यानी कि संस्कृत की CW में लिखना है। तो सबसे पहले आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए और 11 एकादश पाठ निकालिए, ताकि आपको पता चले कि ये कौन सी पैराग्राफ का अनुवाद मैं बोल रही हूँ। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम एकादश पाठ का सबसे पहला वाला पैराग्राफ जो है उसका अनुवाद समझ लेते हैं। वैसे ये अनुवाद मैं आप लोगों के सामने बोलती जाती हूँ। अगर आप लोग चाहो तो मेरे साथ साथ आप लिख सकते हो अपनी CW में। अगर आप बाद में यानी कि वीडियो पूरा सुनने के बाद अगर लिखना चाहते हो तो वैसे भी आप लोग लिख सकते हो। तो सबसे पहले है उपरि निर्मितम चित्रम पश्यत। इदं चित्रं कस्याचित् पाठशाला वर्तते। इयं सामान्य पाठशाला नास्ति। इयमस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्याशाला। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलति। मार्गे कश्चित् तस्याः उपरि धूलिं कश्चित् च प्रस्तरखण्डान् क्षिपति। अर्थात उसका मीनिंग अनुवाद यहाँ पे नीचे लिखा है। ऊपर बने हुए चित्र को देखो, यह चित्र किसी पाठशाला का है। यह कोई सामान्य पाठशाला नहीं है, यह महाराष्ट्र की प्रथम कन्याशाला है। एक शिक्षिका अपने घर से पुस्तकें लेकर चलती है। रास्ते में कोई उस पर धूल तो कोई पत्थर फेंकता है। यहाँ पे ये पैराग्राफ पूर्ण होता है। इसके बाद का पैराग्राफ है। वैसे ये पैराग्राफ आपकी टेक्स्ट बुक में अलग नहीं है, पर मैंने यहाँ पे आपको बताया है। पर ये पैराग्राफ आपका पहले पैराग्राफ के साथ ही जुड़ा हुआ है। अगर आप पाठ्य पुस्तक देखोगे तो पता चलेगा। परम सा स्वदृढ़ निश्चयात न विचलति। स्वविद्यालये कन्याभिः सविनोदनम् आलम्पयन्ति। सा अध्यापने संलग्ना भवति। तस्याः स्वकीयम् अध्ययनमपि सह प्रचलति। केय महिला अपि यूयमिमां महिलां जानीथ। इयमेव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले नामधेया। जनवरी मासस्य तृतीयदिवसे 1831 तदेव ख्रीस्ताब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत। अर्थात यहाँ पे अनुवाद बोल रही हूँ। परंतु वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती। अपने विद्यालय में बालिकाओं के साथ हंसी मजाक के माध्यम से वह उन्हें पढ़ाने लग जाती है। उसकी खुद की पढ़ाई भी साथ साथ चलती है। कौन है ये महिला? क्या आप इस महिला को जानते हो? यह महिला है महाराष्ट्र की प्रथम महिला अध्यापिका, जिसका नाम है सावित्रीबाई फूले। 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र के नायगांव में इसका जन्म हुआ। इसके बाद का जो पैराग्राफ है वो अब आता है। तस्याः माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजे इति अभिहितो। नववर्षदेशीया सा ज्योतिबा फूले महोदयेन परिणीता। सोऽपि तदानीं 13 वर्षकल्पः एव आसीत्। यतो हि सः स्त्रीयशिक्षायाः प्रबलः समर्थकः आसीत्। अतः सावित्र्याः मनसि स्थिता अध्ययनाभिलाषा उत्साहं प्राप्तवती। इतः परं सा साग्रह्यम् आङ्ग्लभाषायाः अपि अध्ययनमपि कृतवती। आपके पाठ्य पुस्तक में जो जनवरी मास से तृतीय दिवसीय वाला पैराग्राफ है, ये उसकी पहली लाइन जो है वो हमने आगे देख ली है, यानी कि आगे जो मैंने बोल दी है वो। अब यहाँ पे उसकी 3rd लाइन से स्टार्ट होता है, यानी कि सेकंड पैराग्राफ की 3rd लाइन से यहाँ पे स्टार्ट होता है। आप लोग अगर पाठ्य पुस्तक में देखोगे तो पता चलेगा। उसका अनुवाद बोल रही हूँ। उनकी माता लक्ष्मीबाई तथा पिता खंडोजी कहे गए हैं।
9 वर्ष की उम्र में उनका विवाह ज्योतिबा फुले महोदय से हुआ। वह भी उस समय 13 वर्ष की ही थे। वे स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। यहाँ पे वह भी उस समय 13 वर्ष के थे। यहाँ पे किसकी बात की है? ज्योतिबा फुले की, यानी कि उसके पति की। यानी कि ये 9 साल की थी सावित्रीबाई और उसके पति जो थे वो उस समय 13 साल के थे। वे स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। इसीलिए सावित्री के मन में स्थित पढ़ने की इच्छा और प्रबल हो गई, उत्साह को प्राप्त हुई। इसके बाद उन्होंने आग्रहपूर्वक यानी कि मन से अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया। ठीक है, अब इसके बाद का जो पैराग्राफ है वो हम समझते हैं। 1848 तदेव ख्रीस्ताब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। तदानीं सा केवलं 17 वर्षीया आसीत्। 1857 तदेव ख्रीस्ताब्दे अस्पृष्ट्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया तया अपर विद्यालयः प्रारब्धः। इसका अनुवाद है, सन 1848 ईस्वी सन 1848 वर्ष में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योति जी के साथ कन्याओं के लिए राज्य का पहला विद्यालय प्रारंभ किया। उस समय वह केवल 17 साल के थे। सन 1857 ईस्वी सन 1857 वर्ष में छुआछूत के कारण अपमानित किए गए समूह की लड़कियों के लिए अलग से उन्होंने दूसरा विद्यालय आरंभ किया। सामाजिक कुरीतनां सावित्री मुखरं विरोधम् अकरोत्। विद्वानां शिरोमुण्डनस्य निराकरणाय सा साक्षात् नापितेः मिलिता। फलतः केचन नापिताः अस्याः रूढो सहभागितानाम् अत्यजन्। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टं यत् कूपं निकषा शीर्णवस्त्रावृताः तथा कथिताः निम्नजातीयाः काश्चित् नार्यः जलं पातुं याचन्ते स्म। उच्चवर्गीयाः उपहासं कुर्वन्तु कूपात् जलोद्धरणम् अवारयन्। इसका अनुवाद है, सामाजिक बुराइयों का सावित्री ने जोर शोर से विरोध किया। विधवाओं के सिरों को मुंडवाने के लिए वह स्वयं नाइयों से मिली। फलतः स्वरूप यानी परिणाम स्वरूप कुछ नाइयों ने इस रिवाज में अपनी भागीदारी है वो छोड़ दी, यानी यह काम उसने छोड़ दिया। एक बार सावित्री ने देखा कि कुएं के पास फटे हुए वस्त्रों में लिपटी कथित नीची जाति की कुछ स्त्रियां जल पीने के लिए मांग रही थी। ऊंची जाति की स्त्रियां मजाक करती हुई कुएं से पानी पिलाने को मना कर रही थी। सावित्री एतत् अपमानं सोढुं न शक्नोत्। सा ताः स्त्रियः निजगृहं नीतवती। तडागं दर्शयित्वा अकथयत् च यत् यथेष्टं जलं नयत्। सार्वजनिकोऽयं तडागः। अस्मात् जलग्रहणे नास्ति जातिबन्धनं। तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतन्त्रतायाश्च पक्षः सर्वदा सर्वथा समर्थितः। इसका अनुवाद बोल रही हूँ अब। सावित्री इस अपमान को सहन न कर सकी। वह उन स्त्रियों को अपने घर ले आई और तालाब दिखाकर कहा कि इच्छानुसार पानी ले जाओ। यह तालाब सब लोगों के लिए है। यहाँ से जल लेने में जाति का बंधन नहीं है। उन्होंने मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष का समर्थन हमेशा पूरी तरह से किया। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादीनां संस्थानां
स्थापनायां फुले दम्पत्योः अवदानं महत्त्वपूर्णं। सत्यशोधकमण्डलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्। अस्य मण्डलस्य उद्देश्यः आसीत् उत्पीडितानां समुदायानां स्वाधिकाराणां प्रति जागरणम् इति। इसका अनुवाद है, महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह आदि संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपति का योगदान महत्वपूर्ण है। सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री बहुत सक्रिय थी। इस मंडल का उद्देश्य पीड़ित समुदायों को अपने अधिकारों के प्रति जागृत करवाना था, यानी जगाना था। सावित्री अनेकाः संस्थाः प्रशासनकौशलेन सञ्चालितवती। दुर्भिक्षकाले, प्लेकाले च सा पीडितजनानाम् अश्रान्तम् अविरतं च सेवाम् अकरोत्। सहायतासामग्री व्यवस्थायै सर्वथा प्रयासम् अकरोत्। महारोगप्रसारकाले सेवारता सा स्वयं असाध्यरोगेण ग्रस्ता। ईस्वीसन 1897 तदेव ख्रीस्ताब्दे निधनं गता। इसका अनुवाद बोल रही हूँ अब। सावित्री ने अनेक संस्थाओं को अपने निर्देशन की कुशलता से संचालित किया। अकाल के समय और प्लेग के समय उन्होंने पीड़ित लोगों की बिना थके और लगातार सेवा की। सहायता की वस्तुओं की व्यवस्था के लिए पूरा प्रयास किया। महारोग के फैलाव के समय में सेवा में लगी हुई वे स्वयं इस महामारी से पीड़ित हो गई और सन 1897 ईस्वीसन वर्ष में मृत्यु को प्राप्त हो गई, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है। वो सेवा करते करते वो भी ये रोग की रोगी बन जाती है, यानी कि उसको भी ये रोग हो जाता है और वो मृत्यु प्राप्त हो जाती है उसको। इसके बाद का पैराग्राफ है लास्ट। साहित्य रचना अपि सावित्री मह्यते। तस्याः काव्यसङ्कलनद्वयं वर्तते, काव्यफुले सुबोधरत्नाकर चेति। भारतदेशे महिलोत्थानस्य गहनावबोधनाय सावित्री महोदयायाः जीवनचरित्रम अवश्यम अवधेयम। इसका अनुवाद नीचे दिया गया है, वो मैं अभी रीड कर रही हूँ। साहित्य रचना में भी सावित्री बढ़ चढ़कर अर्थात आगे थी, यानी कि उसको साहित्य रचना में भी उसका इतना ही योगदान था। उनके 2 काव्य संग्रह है, काव्यफुले और सुबोध रत्नाकर, भारत देश में महिलाओं के उत्थान की स्थिति को गहराई से समझने के लिए सावित्री जी का जीवन चरित्र अवश्य पढ़ना चाहिए। तो इस तरह यहाँ पे हमारा ये सावित्री बाई फुले का जो लेसन है, एकादश पाठ यहाँ पे पूर्ण होता है। तो ये अनुवाद आप लोगों को संस्कृत की CW बुक में लिख देना है, अच्छी राइटिंग में। ये अनुवाद मैं आप लोगों को पूछूंगी, इसीलिए आपको ये अनुवाद याद रखना है। इसका एक एक पैराग्राफ आपको रीड करना है और एक एक पैराग्राफ आपको याद रखना है। तो आप लोग संस्कृत की CW में जल्दी से लिखकर इसकी फ़ोटो मुझे सेंड करनी है, ठीक है। और यहाँ पे जो संस्कृत पैराग्राफ दिए गए हैं, तो आप लोगों को अगर संस्कृत पैराग्राफ नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं है, आप लोग संस्कृत की बुक में डायरेक्ट सिर्फ हिंदी ही लिख सकते हो। पर आप लोग जब वो अनुवाद रीड करने बैठो तब आप लोग सामने अपनी पाठ्य पुस्तक रखकर फिर रीड करोगे। अगर आप लोगों ने सिर्फ हिंदी अनुवाद आपकी बुक में लिखा है तो आप रीड करते टाइम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक भी साथ में रखोगे, ताकि पता चले कि कौन सा पैराग्राफ का अनुवाद आप लोग रीड कर रहे हो, ठीक है। थैंक यू।